वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम समाज विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का रहेगा और 2025 का ये पेपर रहने वाला है। स्टूडेंट, ये जो समाज विज्ञान का पेपर है इसमें आपको टोटल 27 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप 27 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको 80 मार्क्स मिलते हैं। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट भी होता है, यानी SST का जो टोटल पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 80 मार्क्स का सैद्धांतिक और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। जो ये 27 क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। इन 15 मिनटों का आप अच्छे से प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, जो स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये आपका पहले 15 मिनट में ही तय हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है, 8 विकल्प मिलते हैं आपको। 8 क्वेश्चन होते हैं जिनके प्रत्येक उस क्वेश्चनों के 4-4 विकल्प दिए रहते हैं। जो आपको सही वाला विकल्प होता है, यानी पहला वाला विकल्प माना सही है तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। बाकी के निर्देश भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 से लेकर 19 तक इसको आपको 80 वर्ड्स में करना होता है। ठीक है, और 20 से लेकर 26 तक आपको 120 शब्दों में करना होता है। ठीक है, और 27 वाला क्या होता है, ये मैप वाला होता है। यानी जो 10 से लेकर 19 तक ये 3 मार्क्स के होते हैं और 20 से लेकर 26 तक 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब के नंबर हैं तो उस हिसाब और जिस हिसाब के निर्देश दे रखे हैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चनों की लेंथ लिखनी चाहिए। ठीक है, यानी 120 शब्द लिखे हैं तो कम से कम 8 से 10 लाइन आपको लिखनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश थे। अब हम पेपर को सॉल्व करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जैसे जैसे मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ आप उनको अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप अवश्य शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1815 की वियना संधि की मेज़बानी किसने की थी? तो जो 1815 की जो संधि थी, वियना संधि थी, वो किसने की थी? ये मेटरनिख ने की थी। ठीक है, मेटरनिख कौन थे? ये ऑस्ट्रिया के तत्कालीन विदेश मंत्री थे और बाद में वहाँ के चांसलर भी बने। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, यूरोप का देश है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। जो मैंने कहा उसको भी आप अवश्य नोट करें। क्वेश्चन नंबर ख है, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत कब आए? 1928 में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। 1919 में क्या हुआ इसके लिए आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट बार ये पूछा जाए कि 1919 में, जैसे यहाँ पे पूछा तो वैसे ये पूछा जा सकता है कि 1919 में क्या हुआ। तो आप इसको ज़रा कमेंट में बताएंगे कि 1919 में क्या हुआ था। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर गौ वाला देख लेते हैं। पाक परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ये फर्स्ट वाला है 1973, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। घ वाला, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार यानी इस फसल की बाहर से फली होती है। तो आप जानते हैं ऐसी फसल कौन सी है? दालें हैं ऐसी। ठीक है, जो दालें हैं वो फलियों के अंदर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, और गौ वाले का भी राइट आंसर है फर्स्ट। आपको चारों लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ आप सिर्फ उनको ही नोट करेंगे। चलिए डॉ वाला देख लेते हैं। हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। जो हमारा संविधान है उसकी एक विशेषता है कि वो किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। यह विशेषता कहलाती है। तो यह विशेषता क्या कहलाती है? यह विशेषता कहलाती है थर्ड वाला, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। अब हम चौ वाला देख लेते हैं। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है? ठीक, यानी भारत में जो चुनाव लड़ते हैं वो कितने दल हैं? तो यहाँ बहुत सारे दल लड़ते हैं चुनाव। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, बहुदलीय। एक दलीय प्रणाली कहाँ है? तो एक दलीय प्रणाली है चीन में। ठीक है, 2 दलीय प्रणाली कहाँ है? तो ये आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप वहाँ पूछेंगे, मैं बताऊँगा। ठीक है, तो बहुदलीय भारत में और एक दलीय चीन में। ठीक है, 6 वाला देख लेते हैं। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ फिर आपको, हाँ अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। फर्स्ट वाला है उत्तरदायी सरकार, बिल्कुल करेक्ट।
ये भी इसका सही परिणाम है। जिम्मेवार सरकार, ये भी इसका सही, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला। 1 और 2 दोनों ही हैं। ठीक है, तो आप इसको भी और इसको भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जॉ वाला देख लेते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ठीक है, हम कैसे कहेंगे कि कोई देश विकसित है या विकासशील है? ठीक है, तो वहाँ क्या क्या देखा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, ये भी करेक्ट आंसर। औसत साक्षरता स्तर, ये भी देखा जाता है, लिटरेसी रेट देखी जाती है। थर्ड, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये भी देखा जाता है। यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो है ये है सभी। ठीक है, जो उपरोक्त जो सभी हैं, चारों हैं, तीनों हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर थर्ड वाला और इसका फोर्थ वाला। तो आप इनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो ये आपके 8 विकल्प पूरे हो गए हैं। चलिए, आपने विकल्प वाले प्रश्न देख लिए हैं। अब हम 2 से 9 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक जो 1 मार्क्स के होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ये जो 2 से 9 हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि कई बार ये विकल्प के रूप में ले लिए जा रहे हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 वाले प्रश्न को देखें तो विकल्प वाला प्रश्न कैसे बनेगा इसका कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैले विनाशकारी पशु रोग का नाम क्या था? तो ये फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 कोई और लिख लेंगे, थर्ड कुछ और बीमारी लिख लेंगे और फोर्थ कुछ और लिख लेंगे। तो आपको एक वाले आपकी कॉपी में आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो इन जो ये 1 से लेकर 9 तक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1-1 मार्क्स के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अवश्य अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिंडरपेस्ट महामारी, जिसको कैटल प्लेग भी कहा जाता था। ठीक है, इसमें अफ्रीका के जो 90% जो पशु हैं वो मर गए थे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? तो जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को है। अगर आप इतना ही लिखते तभी आपको मार्क्स मिल जाते, लेकिन मैं थोड़ा सा ये विस्तृत कर लिया है, हो सकता है कि आपको ये सारा पूछा जाए, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पर निर्मित। ठीक है, हो सकता है आपको पूछा जाए कि हीराकुंड बांध जो महानदी पर निर्मित है किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो ये मोनोजाइट रेत है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है। आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? हम उसको महापौर कहते हैं। महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। आप इनको भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 1 साल छोड़ के 1 साल या प्रत्येक साल ये पूछा जाता है। तो जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये क्या होता है? ये जिला कलेक्टर या जिलाधीश होता है, यानी डीएम होते हैं। और जो उसके अन्य सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? तहसीलदार होते हैं, अग्निशमन विभाग के प्रमुख होते हैं, नगर सुरक्षा के प्रमुख आदि होते हैं। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एनएसएस का विस्तारित नाम लिखिए, यानी आपको एनएसएस की फुल फॉर्म लिखनी है। तो एनएसएस की फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम, या हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, एक बार ये एनएसएस पूछा जा रहा है और एक बार एनसीसी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, एक बार एनएसएस पूछा जा रहा है और एक बार एनसीसी पूछा जा रहा है, तो आप अवश्य नोट कर लें इन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार के सूचना पाने का अधिकार यानी आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ? आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है ये भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, वैसे अगर आप लिखना चाहें तो मैं बता देता हूँ आपको। आरटीआई के राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह सूचना अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि ये किस वर्ष लागू हुआ? तो ये अधिनियम हुआ 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें भी हम तमाम प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो अपलोड करते रहते हैं, तो आप उससे भी जुड़ें। और जो इस विषय के या अन्य विषयों के बहुत सारे हमने वीडियो बना रखे हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी अवश्य देखें। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं।
महामंदी के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए। यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन इस बार 3 मार्क्स में पूछा गया, हो सकता है कि जब आप पेपर दे रहे हों तो ये 4 मार्क्स में पूछा जाए, तो आपको भी ये पूरा क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से उत्तर लिखेंगे। महामंदी का अर्थ, सबसे पहले आप बताएंगे कि महामंदी किसे कहते हैं। तो महामंदी का अर्थ किसी देश की आर्थिक दशा से है जब उत्पादन में भारी वृद्धि और लोगों की क्रय शक्ति में तीव्र गिरावट और मुद्रा के वास्तविक मूल्य में कमी आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। तो ऐसी महामंदी कब आई थी, 1929 में आई थी। ये अमेरिका में आई थी और धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, पूरे विश्व को ग्रास बना लिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो आपका महामंदी का अर्थ हो गया। इसके बाद आपको महामंदी के कारण लिखने। तो कारण क्या थे इसके, पहला कारण था कृषि में, ठीक है। कृषि में क्या हुआ, अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमत में कमी आ गई, ठीक है। उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया जिससे उसकी कीमतों में भारी कमी आ गई, ठीक। और जिससे क्या हो गया, किसानों की आय घट गई। उन्होंने आय बढ़ाने के लिए फिर से उत्पादन किए और उत्पादन वृद्धि के लिए प्रयास किए, जिसका परिणाम क्या हुआ, कीमतें और कम हो गई। खरीदारों के अभाव में जो कृषि उपज थी वो पड़ी पड़े सड़ने लग गई। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण ये था। दूसरा कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई थी कि वे अमेरिका के माल को आयात करने की स्थिति में नहीं थे। दूसरा ये इंपॉर्टेंट कारण ये था। तीसरा क्या था, कारखानों में तैयार माल बाजार में नहीं मिल पा रहा था, उसको बाजार नहीं मिल पा रहा, यानी वो बिक नहीं पा रहा था। परिणाम स्वरूप कारखाने बंद हो गए तथा व्यापक स्तर पर बेरोजगारी फैल गई। तो आप इन तीनों को लिख लेंगे तो ये आपका 3 मार्क्स और 4 मार्क्स जैसे भी प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आप यहाँ से और यहाँ तक पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति, ये मुद्रण संस्कृति वाला प्रत्येक साल कुछ न कुछ प्रश्न इससे आते रहते हैं। मुद्रण संस्कृति का क्या असर पड़ा, यानी इसमें आपको बताना है कि गरीब जनता पे, ठीक है, जो मुद्रण संस्कृति थी उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उसका पहला प्रभाव पड़ा कि अनेक बेरोजगार व्यक्तियों को छापे खाने में नौकरी मिल गई, यानी खूब छापे खाने खुले तो वहाँ उनको नौकरी मिल गई। सस्ती छपी सामग्री से उन्हें सभी स्तर के समाचार मिलने लग गए, जिससे उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार हुआ। और उसमें जो मुद्रण संस्कृति के माध्यम से गरीबों के प्रति मद्यपान, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति भी जागरूकता अभियान छेड़ा गया। तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप उसको अवश्य कमेंट में पूछें, पूछने में बिल्कुल आपको हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, यानी जो मृदा अपरदन होता है उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें कि जो ढालू भूमि पे वर्षा का पानी ढाल पर कई दिशाओं में तेज़ी से बहता है और यहाँ पे बहाव लिखिए, इसको यहाँ पे बहाव हो गया, इसको पूरा लिखिए आप। बहाव के कारण मिट्टी कर बहते पानी के साथ बह जाती, जिसे मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक है। इसको ज़रा आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। उसकी रोकथाम के लिए आपको इसमें क्या बताना था, रोकथाम के लिए क्या करना पड़ता है। तो एक तो हम सीढ़ीदार खेत बनाएंगे, बांधों का निर्माण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और पशुचारण पर नियंत्रण करेंगे। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला मार्ग में क्या अभिप्राय है, ठीक है। आपको जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं यानी NH हैं, राज्य स्टेट हाईवे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट मार्ग हैं, ठीक है, इनका क्या मतलब है, समझ गए। तो आपको इसके लिए स्पष्ट करना, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। तो आप पहले इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए कि हमारे देश में 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के राजमार्ग हैं, और भी हैं खैर, एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 3 ही प्रकार के पूछे गए हैं। तो पहला आप ये लिख लेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य राजमार्ग, यहाँ तक आप यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लेंगे, और उसके बाद जिला राजमार्ग भी आप या जिला सड़कें भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में अवश्य पूछें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। राजनीतिक दलों के समक्ष क्या क्या विभिन्न चुनौतियां हैं, यानी कौन कौन से उनके सामने वो चैलेंजेस हैं, ठीक है, उल्लेख कीजिए, और 3 मार्क्स का है। तो जो पहला चैलेंज है उनके सामने वो है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। जो आंतरिक लोकतंत्र की कमी एक चुनौती बन के रह गया, जो
जो तमाम दुनिया की यानी सारी दुनिया की जो ये प्रवृत्ति बढ़ रही है कि सारी ताकत कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट के रह गई है। दूसरी प्रॉब्लम है वंशवाद। अनेक दल के जो शीर्ष पद पे हैं, भारत की जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो उनके जो शीर्ष पद पे हैं वो लगभग हमेशा एक ही परिवार के लोग हैं। तो पहली प्रॉब्लम आंतरिक लोकतंत्र की कमी, दूसरी प्रॉब्लम वंशवाद की। ठीक है, तीसरी और चौथी भी आप अवश्य नोट कर लीजिए। तीसरी प्रॉब्लम है धन और बाहुबल, और चौथा है आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। इसको बढ़ती कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है? यानी आपको इसमें लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहली जो अच्छी बात है इसमें जनमत पर आधारित शासन। ठीक है, राजतंत्र में तो राजा का बेटा राजा होता था, तो इसमें क्या है, जनमत पे आधारित शासन है। दूसरा, समानता और स्वतंत्रता का पोषक होता है। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उनको भी आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, और फिर यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक व निजी क्षेत्रक में अंतर लिखिए। इसमें आपको सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं और निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनमें आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, और फिर आप इस टेबल को भी अपनी कॉपी में, पेपर सॉल्व की कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, इसमें आप एक क्रम संख्या हो गया, अंतर का आधार हो गया, एक साइड आप सार्वजनिक क्षेत्रक लिख लेंगे और एक तरफ आप निजी क्षेत्रक लिख लेंगे। पहला जो हेडिंग है वो स्वामित्व, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती है उसमें पूर्ण या आंशिक रूप से जो मालिक होती है, कंपनी का स्वामित्व होता है वो सरकार के पास होता है। जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती है उनका जो पूर्ण स्वामित्व निजी आदमी के पास होता है। उद्देश्य, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उद्देश्य क्या होता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनका उद्देश्य जन कल्याण है, और निजी क्षेत्र का जो कंपनियां हैं उनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, थर्ड वित्त व्यवस्था, और चौथा रोजगार की सुरक्षा भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा, आप इसको 4 तक आप नोट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। इसमें यह है कि इस प्रकार का आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था, यानी जो उपभोक्ता आंदोलन था वो कैसा आंदोलन था? एक सामाजिक आंदोलन था जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की वकालत करता था। भ्रामक विज्ञापनों के आधार पर कुछ झूठे विज्ञापन बनाकर उपभोक्ताओं को शोषण करने की जो एक प्रवृत्ति थी वो लगातार बढ़ी रही थी, और कभी कभी तो असंभव चीज़ों की गारंटी होती थी जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, 1970 से ये आंदोलन धीरे धीरे करके शुरू हो गया। ठीक है, और फाइनली 1986 में 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कर लिया, जिसको कोपरा नाम से भी जाना जाता है। तो पहले आप इसको यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लीजिए, समझा तो मैंने आपको दिया ही है, और फिर इसका जो लास्ट पार्ट है इसको यहाँ तक आप नोट कर लेंगे तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। बोर्ड में अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता हो तो आप इसको अथवा वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको दोनों पार्टों के इसको करेंगे। ठीक है, दूसरा भी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम से ही जुड़ा हुआ है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो जो ये मैंने बताया आपको कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, जिसको हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं, इसके अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहला क्या था, उपभोक्ता का अधिकार। ठीक है, इसमें उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लें। उसके बाद जो इसका रिमेनिंग पार्ट है यहाँ तक भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जो इसमें दूसरा अधिकार था क्षतिपूर्ति की व्यवस्था, कि बाय द वे अगर कोई चीज़ खराब निकल गई तो जो कंपनी है वो आपको उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। इसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई। इसमें उपभोक्ता की जो शिकायतें हैं उसके निवारण के लिए एक अर्ध न्यायिक तंत्र भी बनाया गया, जो जिला या राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय, जिला और राज्य स्तर पे एक न्यायिक तंत्र भी की स्थापना भी की गई। तो यहाँ तक लिख लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको टिप्पणी लिखनी होती है। क और ख करके या ए या बी करके आपको 2 मिलते हैं, आपको दोनों को करना होता है। ठीक है, ये 1.5 यानी डेडेड नंबर के होते हैं। ठीक है, टोटल 3 मार्क्स के होते हैं, तो आपको ये टिप्पणी लिखनी है। तो अब आपको विजुअल हो रहा होगा। क वाला है प्राथमिक उपचार किट, तो यानी प्राथमिक उपचार किट किसे कहेंगे?
तो जो प्राथमिक उपचार किट होता है क्या होता है, एक बक्सा होता है जिसमें सभी प्रकार के उपकरण, दवाइयाँ, सफाई करने के घोल आदि होते हैं, जिसको फर्स्ट एड में जिनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पहले आप प्राथमिक उपचार किट के बारे में लिख लेंगे, फिर उसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ आती हैं तो इसको भी आप लिख लेंगे। तो पहले आप इसको यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लेंगे, और उसके बाद जो इसका बाकी का पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। जो ख वाला है वो हैम रेडियो के बारे में है, तो पहले आप इसको यहाँ तक नोट कर लें और फिर इसको भी, हैम रेडियो को भी आप नोट कर लेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 18 भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क्स करके रख सकते हैं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुनामी से उत्पन्न होने वाले कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी जो सुनामी से किन किन कारणों से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो पहले आप सुनामी के बारे में लिखेंगे कि जो सुनामी है वो जापानी मूल का शब्द है, जो सू तथा नामी के संयोग से बना है। सू का अर्थ क्या होता है, बंदरगाह, और नामी का अर्थ होता है लहरें, अथवा सुनामी बंदरगाह की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री लहरें। तो इतना लिख लेंगे तो ये क्या हो गया, सुनामी का अर्थ हो गया। और ये किन किन कारणों से हो रहा है, सुनामी किन किन कारणों से आती, तो पहला समुद्र की आंतरिक उथल पुथल, और सबसे इम्पॉर्टेंट भूकंप के कारण। समुद्र में जब भूकंप होते हैं तो उसके कारण सुनामी आती है। तो पहले आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे और फिर इसके भूकंप वाला भी आप नोट कर लेंगे। तो आपके ये 2 पॉइंट हो गए। बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, भूस्खलन के कारण, और धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के टकराने के कारण भी सुनामी बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी हो गया। आप इसका अथवा वाला भी अवश्य नोट कर लें। बोर्ड में तो आप सिर्फ एक ही करेंगे, लेकिन यहाँ इसके अथवा वाला भी आप अवश्य नोट करें। अथवा वाला है, चक्रवात रोधी भवनों के नक्शे और अभिविन्यास किस प्रकार के होने चाहिए। तो पहले आप नक्शों के लिए सुझाव दीजिए कि जो नक्शे होने चाहिए, जो चक्रवात रोधी भवन है उनके नक्शे कैसे होने चाहिए। तो वो आयताकार या वर्गाकार होने चाहिए, वो साधारण और सीधे कोने वाले होने चाहिए, कम ऊंचाई वाले होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। जो नक्शे हैं वो इस प्रकार के बनने चाहिए। और इसका जो चौथा है, उनकी नींव क्या होनी चाहिए। उन नक्शों के जो नक्शे बनेंगे, मकानों के नक्शे बने, तो उनमें अवश्य ये होना चाहिए कि जो नींव है वो भारी नींव है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट कि जो अभिविन्यास के लिए सुझाव क्या है, तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए। तो नेपोलियन जैसे ही सत्ता में आया तो उसने बहुत सारे जो प्रशासनिक बदलाव किए। जो उसके शासित क्षेत्रों में आते थे उनमें अधिक कुशल बनाने के लिए उसने बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव किए। उन बदलावों को सिविल कोड या नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। ये कब नेपोलियन कोड कब पारित हुआ, 1804 में, 1804 में ये पारित हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या बदलाव किए उसने। पहला बदलाव है कि जन पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा है कानून के समान सामने बराबरी तथा संपत्ति के अधिकार को और अधिक सुरक्षित बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे करके उसने 8 अधिकार मैंने आपके क्वेश्चन में लिखे हैं। आप पूरे 8 को अवश्य नोट कर लेंगे। तो पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें और उसके बाद 4 तक यहाँ तक नोट कर लें। बाकी के जो 4 हैं इसको भी आप अवश्य नोट कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़े से लेंथी हैं क्योंकि ये 4 मार्क्स के हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि ये 120 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं, तो इसलिए ये थोड़े से बड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे। तो पहले आप कमेंट में बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर में। तो आप इसको कमेंट में बताएंगे कि किस सन में हुआ था, 19 कितने में हुआ था। ठीक है, तो ये आप बताएंगे कमेंट में। तो इसमें जो विभिन्न समूह थे वो उस आंदोलन का हिस्सा क्यों बने। ठीक है, तो अब आप मैं थोड़ा आंसर को, हाँ अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। पहला क्या था कि जो गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जो जाट थे, जो धनी किसान समुदाय था, वो व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत प्रभावित हो रहे थे। राजस्व में कटौती करने के लिए उन्होंने बार बार सरकार से कहा, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, जिससे आक्रोश फैल गया।
इससे धनी किसानों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक उत्साही समर्थक बना दिया। ठीक है, यानी जो जमींदार थे, धनी किसान थे, वो इस कारण से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो उन्होंने प्रतिभाग किया। ठीक है, जो गरीब किसान थे, गरीब किसानों ने आंदोलन में भाग लिया क्योंकि वे जमींदारों को अपना किराया चुकाने में उनको कठिनाइयाँ हो रही थी। वे चाहते थे कि जमींदारों को बकाया किराया माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, तो जो गरीब किसान थे वो इसलिए, धनी किसान इस कारण से, गरीब किसान इस कारण से उसमें सम्मिलित हुए। जो व्यापारिक वर्ग है वो क्यों सम्मिलित हुआ, इसका भी ये कारण है। यहाँ पे आप, यहाँ तक आप थर्ड तक आप नोट कर लेंगे। उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ है इसको भी आप नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसका अथवा वाला भी है, इसको भी आप अवश्य नोट कर लें। इसका अथवा है, इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसमें आपको पहला है क वाला खिलाफत आंदोलन और दूसरा सत्याग्रह का विचार। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, ये एक नंबर में आता है कि खिलाफत आंदोलन, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा कि खिलाफत आंदोलन किसे कहते हैं। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ। तो खिलाफत जो आंदोलन था वो मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने, अली बंधुओं द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से और पूरा यहाँ तक, ठीक है, आपकी स्क्रीन में विजुअल हो रहा है, यहाँ तक पूरा आप नोट कर लें इसको। ठीक है, दूसरा है सत्याग्रह का विचार कि सत्याग्रह क्या है, तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी, ये वाली टिप्पणी भी आपकी कंप्लीट होगी। जो पहली वाली टिप्पणी थी वो 1.5 मार्क्स की थी। ठीक है, 1.5 थी, ये 2+2 की थी। ठीक है, तो यानी ये टोटल, ये वाली जो टिप्पणियाँ थी ये 4 मार्क्स की थी, और जो क्वेश्चन नंबर 18 में जो टिप्पणी आ रखी थी वो 3 मार्क्स की थी। तो ये आप ध्यान रखें इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। यानी राजस्थान में जो अर्धशुष्क वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जल कैसे इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो जो पहला आप इसमें पहला कारण लिखेंगे, राजस्थान जैसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोग पीने का पानी एकत्र करने के लिए वर्षा जल संग्रहण तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जो वर्षा का जल है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तकनीक का वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जो जल इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, जैसे जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहट। ठीक है, तो ये 1 और 2 आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और उसी की तरह आप थर्ड वाला भी नोट कर लेंगे और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी आप नोट कर लेंगे। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका अथवा वाला भी आप नोट कर लेंगे। जो परीक्षा में, जब बोर्ड परीक्षा आप दे रहे हैं तो तब तो आप सिर्फ एक ही करेंगे, या तो ये वाला करेंगे या तो इसका अथवा वाला करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप पेपर सॉल्व करें तो आप दोनों करेंगे। चलिए इसका अथवा वाला भी हम देख लेते हैं। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो जो औद्योगिक प्रदूषण है वो 4 प्रकार का है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो पहले आप वायु प्रदूषण यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके बाद आप जल प्रदूषण भी आप नोट कर लेंगे, और उसके बाद बाकी के जो 2 प्रदूषण हैं उनको भी नोट कर लेंगे। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीकों को समझाइए आप। ठीक है, आपको जो सत्ता की भिन्न भिन्न साझेदारियाँ हैं उनको आपको बताना है। ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के 3 अंग हैं। यहाँ से आप शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहला वाला कीजिए और उसके बाद आप इसका थर्ड वाला तक आप इसको कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे और लास्ट में इसका 4th वाला भी करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे इसको 1999 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 छूट गया है तो इसको यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। इसका अथवा वाला भी आप अवश्य नोट कर लें। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आप प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारत में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, ठीक है, उसका क्या क्या असर पड़ा। तो इसमें आप यहाँ से यहाँ तक पहले इसका अर्थ बताएंगे कि जो लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का जो अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसके स्थानीय स्तरों पर भी विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम MP और MLA ही चुन रहे हैं।
इसमें विकेंद्रीकरण से अर्थ ये है कि हमारे जो गांव में हम प्रधान चुन दे रहे हैं, क्षेत्र पंचायत चुन दे रहे हैं, जिला पंचायत चुन दे रहे हैं, जो नगर निगम और नगर पालिका में भी हम चुन दे रहे हैं। ठीक है, जो ये त्रिस्तरीय वाला है जो लोकतंत्र में है, तो इसी को हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। तो पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। उसके बाद आप इसमें उसके क्या क्या लाभ हुए, तो आप इसको, पहला ये हुआ कि चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता बन गया है। दूसरा, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हो गई। कहीं देश में कहीं जगह 33% और कहीं 50% सीटें महिलाओं को आरक्षित हो गई हैं। उसके बाद गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण हो गया, क्षेत्र और जिला पंचायत का गठन हो गया, और जो स्थानीय शासन है यानी नगर पालिका नगर निगम का भी गठन हो गया। तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करिए जिनमें भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिख लेंगे। प्रस्तावना में आप लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व महिलाओं की अत्यंत दयनीय स्थिति थी। यानी स्वतंत्रता पूर्व से पहले क्या थी, महिलाओं की जो स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें सामाजिक तथा नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत औपचारिक और अनौपचारिक रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किया गया, परंतु अभी भी उन्हें पुरुषों के समान सम्मान तथा अधिकार प्राप्त नहीं है। उनकी स्थिति वर्तमान में पुरुषों से काफ़ी कमज़ोर है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे और फिर इसको आप पहला वाला बिंदु लिख लेंगे, साक्षरता दर। अभी भी महिलाओं की जो आज की डेट में भी जो साक्षरता दर है वो महिलाओं की 65 है और पुरुषों की 82 है। ठीक है, और जो उच्च शिक्षा में क्या है उसमें तो वो और भी पीछे हैं। ठीक है, जो माता पिता हैं वो अब लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे अधिक धन व्यय करना चाहते हैं, इसलिए वो जो उच्च शिक्षा में उनकी स्थिति और बुरी है। ठीक है, तो आप पहला पार्ट नोट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा, वेतन तथा उच्च पदों के आधार पर में भी उनमें क्या होता है, पहले तो जो उच्च पदों में वहाँ वो है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, और अगर वो उस पद पे पहुँच भी गए हैं तो उनको वेतन कम मिल रहा है। तो पहले आप इसको यहाँ तक आप इसको नोट कर लेंगे। बाकी इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है, तीसरा है लिंग अनुपात, चौथा है असमान मजदूरी, पांचवा है राजनीतिक में आंशिक सहभागिता। यहाँ तक आप नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो पहले आप बताएं कि विकास क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले आप विकास का अर्थ बताएंगे। तो विकास का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, समाज तथा या देश की स्थिति में सुधार और प्रगति। ठीक है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समाज अपनी क्षमताओं, संसाधनों और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो पहले आप क्या कर लेंगे, विकास का अर्थ बता लेंगे और उसके बाद विकास में ऋण की आवश्यकता या ऋण की भूमिका का भी आप विश्लेषण करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए और फिर इसको यहाँ तक आप नोट कर लेंगे और फिर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी आप नोट कर लेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप इसके अथवा वाले बोल्ड में आप इसके, अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा तो इसके अथवा वाला को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अथवा वाला देख लेते हैं। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। औपचारिक स्रोत क्या होते हैं, बैंक, और अनौपचारिक स्रोत जो साहूकार इत्यादि होते हैं। जो भारत में आज भी जो ग्रामीण परिवार हैं उनके 50% जो ऋण ले रहे हैं वो औपचारिक ऋण ले रहे हैं और बाकी जो 50% है वो क्या हो रहा है, अनौपचारिक ऋण हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये स्रोत बढ़ाने के, औपचारिक स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे और उसके बाद आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका वैश्वीकरण का अर्थ बताएंगे। तो वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व के विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। तो आप इतना लिख लेंगे तो ये क्या हो गया, वैश्वीकरण का अर्थ आपने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद इसकी विशेषताएं बताएंगे। तो पहली विशेषता है मुक्त व्यापार। तो आप इसको यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे और फिर इसका जो बाकी का पार्ट है उसको भी आप नोट कर लेंगे।
ठीक है। दूसरा है उदारीकरण, तीसरा है रोजगार में वृद्धि, चौथा है परस्पर निर्भरता और पांचवा है जीवन स्तर में वृद्धि। यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसका जो लास्ट पार्ट है उत्पादन लागत, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपके मुख्य प्रश्न जो 26 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आपका मैप से संबंधित होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दो पार्टों में अ और ब पार्ट में दिया रहता है, ठीक है। अ पार्ट दिए गए भारत की राजनीतिक रेखा मानचित्र, ये मैंने लास्ट में दे रखा है, आप उसको भी अवश्य देखें। रेखा मानचित्र पर अन्य राज्यों की पहचान कर उन राज्यों के नाम लिखिए जहां ये घटनाएं हुई हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ है? तो ये अमृतसर में हुआ है और पंजाब में हुआ है, ठीक है। गांधी जी ने दांडी मार्च, यानी जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था वो कहाँ था? वो साबरमती आश्रम से दांडी तक किया था और ये कहाँ है? गुजरात में। तो आपको ये भी दर्शाना है, ठीक है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी अवश्य देखें, ठीक है। अब इसका हम ब वाला पार्ट भी देख लेते हैं। ब वाला पार्ट है दिए गए भारत के मानचित्र, यानी वही मानचित्र, एक ही मानचित्र है। मानचित्र पर संदेशों की सहायता से, यानी जो ये संदेश हैं, चिन्ह हैं, इनकी सहायता से आपको दर्शाना है, ठीक है। तो जैसे भागड़ा नागल बांध, ठीक है, ये बांध है, ये बीद हो गया है, ये बांध है को आपको इस डॉट से दर्शाना है। तो ये भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? पंजाब में। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, तो इसको आपको ऐसे दर्शाना है। तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के भिलाई में। कानपुर सूती वस्त्र उद्योग को आपको ऐसे दर्शाना है, ये उत्तर प्रदेश कानपुर में है। रावत भाटा आणविक संयंत्र को आपको त्रिभुज से दर्शाना है, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। तो आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये मैप है, इससे आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा, सारे प्रश्न आपने समझ लिए होंगे। कोई प्रश्न अगर आपको रह गया है, आपको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप अवश्य कमेंट में आप पूछेंगे। स्टूडेंट, आपने टोटल 27 क्वेश्चन आप समझ गए हैं, आपने नोट भी कर लिए हैं, और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी अवश्य जुड़ें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। स्टूडेंट, आप अवश्य 100% मार्क्स प्राप्त करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अवश्य 100% मार्क्स प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।